नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की एक बेहद महत्वपूर्ण संस्था की, मतलब जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। जी, यूपीएससी। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इसके गठन, इसके काम करने के तरीके और खास तौर पर इसकी स्वतंत्रता पर काफी कुछ बताते हैं। हाँ, स्वतंत्रता वाला पहलू बहुत अहम है इसमें। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी, जिसे भारत में मेरिट सिस्टम का प्रहरी या वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम भी कहते हैं, वो असल में कितना स्वतंत्र है, कैसे काम करता है। और एक सवाल जो दिमाग में आता है कि भाई, एक संवैधानिक रूप से स्वतंत्र संस्था जिसकी सलाह सरकार मानने को बाध्य नहीं है, वो फिर अपनी भूमिका निभाती कैसे है? सही। ये एक दिलचस्प विरोधाभास जैसा लगता है। हाँ, तो चलिए इसी पहलू को आज थोड़ा गहराई से देखते हैं। बिल्कुल। और ये जो आपने प्रहरी वाली बात कही, दस्तावेज भी इसी से शुरू करते हैं। वो साफ कहते हैं कि यूपीएससी सिर्फ एक रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है। अच्छा। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, मतलब इसे सीधे संविधान ने बनाया है। ओके, संविधान में ही इसका जिक्र है। हाँ, संविधान का भाग 14 और उसमें अनुच्छेद 315 से 323 तक। इसमें सब कुछ है, इसका गठन, सदस्यों की नियुक्ति, उन्हें कैसे हटाया जाएगा, शक्तियां, कार्य, स्वतंत्रता, पूरा खाका दिया गया है। और मकसद बिल्कुल साफ था, इसे कार्यपालिका यानी सरकार के किसी भी दबाव से पूरी तरह मुक्त रखना। तो मतलब नींव तो काफी मजबूत रखी गई है संविधान में। अब आते हैं इसके गठन पर, इसके स्ट्रक्चर पर। ये संस्था बनती कैसे है, कौन लोग होते हैं इसमें? देखिए, आयोग में एक अध्यक्ष होते और कुछ अन्य सदस्य। अच्छा। और इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं, ओके। हाँ, पर एक दिलचस्प बात यह है कि संविधान ने ये नहीं बताया कि कितने सदस्य होंगे। कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। अरे, संख्या तय नहीं है? नहीं, ये पूरी तरह से राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ा गया है। वो समय समय पर जरूरत के हिसाब से आयोग की संरचना तय करते हैं। पर हाँ, आमतौर पर जो प्रैक्टिस है उसमें अध्यक्ष को मिलाकर 9 से 11 सदस्य होते हैं। अच्छा, 9 से 11 के बीच। पर क्या इन सदस्यों के लिए कोई खास योग्यता, कोई क्वालिफिकेशन तय की गई है संविधान में? देखिए, संविधान कोई खास एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो नहीं बताता। ऐसा नहीं लिखा कि ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण शर्त जरूर है। वो क्या है? वो ये कि आयोग के कम से कम आधे सदस्य, मतलब एटलीस्ट 50%, ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन काम करने का कम से कम 10 साल का प्रशासनिक अनुभव हो। 10 साल का प्रशासनिक अनुभव, अच्छा। जी। ये शायद इसलिए ताकि आयोग को एडमिनिस्ट्रेशन की जमीनी हकीकत की समझ हो। ये बात तो सही है, व्यवहारिक पहलू जरूरी है। और इनकी सेवा शर्तें वगैरह कौन तय करता है? अध्यक्ष और सदस्यों की सेना शर्तें क्या होंगी, ये तय करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही दिया गया है। ठीक है। आपने ये जो प्रशासनिक अनुभव वाली शर्त बताई, क्या इससे ये पक्का होता है कि आयोग प्रैक्टिकल रहे, या कहीं ये बाहर की एक्सपर्टीज को आने से रोकता तो नहीं? दस्तावेज इस पर कुछ कहते हैं? दस्तावेज इस पर सीधे तौर पर तो कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन ये शर्त इस तरफ इशारा जरूर करती है कि संविधान बनाने वाले प्रशासनिक अनुभव को कितना जरूरी मानते थे। शायद मकसद यही था कि प्रैक्टिकलिटी और एक्सपर्टाइज के बीच एक बैलेंस बना रहे। मतलब बाहर से विशेषज्ञ आए, मना ही नहीं है, लेकिन कोर में प्रशासनिक समझ वाले लोग जरूर हों। समझ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। कितने समय तक ये अपने पद पर रहते हैं, और क्या इन्हें मतलब कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया भी जा सकता है? अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल होता है 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु तक। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए। 6 साल या 65 साल, ठीक है। हाँ, और अगर वो चाहें तो इस अवधि से पहले भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ सकते हैं। खुद से छोड़ सकते हैं? जी, लेकिन उन्हें हटाना, कार्यकाल की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। हाँ, वो स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। बिल्कुल। राष्ट्रपति उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जब चाहा हटा दिया। अच्छा। केवल उन्हीं आधारों पर और उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जो संविधान में लिखी हुई है। और वो आधार क्या है? 3 मुख्य आधार हैं। पहला, अगर सदस्य दिवालिया घोषित हो जाए। दूसरा, अगर वो अपने कार्यकाल के दौरान, मतलब ऑफिस के काम के अलावा कहीं और से कोई पेड एम्प्लॉयमेंट, कोई वेतन ले रहा हो। ओके। और तीसरा, अगर राष्ट्रपति की राय में वो मानसिक या शारीरिक रूप से इतने दुर्बल हो गए हों कि पद पर बने रहने के लायक न रहें।
ये तो स्पष्ट आधार लग रहे हैं। दस्तावेजों में एक शब्द कदाचार या मिसबिहेवियर का भी जिक्र है। ये क्या है और क्या इसके आधार पर हटाने की प्रक्रिया कुछ अलग है? हाँ, कदाचार एक और बहुत महत्वपूर्ण आधार है और इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग और सख्त है। कैसे? अगर अध्यक्ष या किसी सदस्य पर कदाचार का आरोप लगता है तो राष्ट्रपति सीधे उन्हें हटा नहीं सकते। नहीं हटा सकते? तो फिर? राष्ट्रपति को वो मामला जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजना अनिवार्य है, कंपलसरी है। सुप्रीम कोर्ट को? अच्छा। जी, फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा और अगर जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट हटाने की सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति को वो सलाह माननी ही होगी। वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की सलाह माननी ही पड़ेगी? बिल्कुल। और जब तक ये जांच चल रही है उस दौरान राष्ट्रपति चाहें तो उस सदस्य या अध्यक्ष को सस्पेंड मतलब निलंबित कर सकते हैं। ये प्रक्रिया तो वाकई स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। हाँ, मतलब सरकार या राष्ट्रपति सीधे तौर पर कदाचार के आधार पर एक्शन नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और संविधान ने कदाचार को डिफाइन भी किया है क्या? हाँ, मोटे तौर पर किया है। इसका मतलब है कि अध्यक्ष या सदस्य सरकार द्वारा किए गए किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में पर्सनली इंटरेस्टेड न हो या उससे कोई फायदा न उठा रहा हो। अच्छा। हाँ, अगर वो किसी कंपनी का सदस्य है और उसे बाकी सदस्यों की तरह ही लाभ मिल रहा है तो वो कदाचार नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ गया। एक और चीज है, अगर अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है या वो किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं तो राष्ट्रपति आयोग के ही किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष मतलब एक्टिंग चेयरपर्सन नियुक्त कर सकते हैं। ओके, ये सब सुन के तो वाकई लगता है कि संविधान ने यूपीएससी को स्वतंत्र रखने के लिए बहुत उपाय किए हैं। वो कौन से मुख्य प्रावधान हैं, मुख्य पिलर्स हैं जो इसकी स्वतंत्रता पक्की करते हैं? बिल्कुल, ये संविधान बनाने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। दस्तावेज खास तौर पर 4 मुख्य बातों को हाईलाइट करते हैं जो यूपीएससी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं। 4 बातें कौन कौन सी? पहला, कार्यकाल की सुरक्षा, जिसकी हमने अभी बात की। उन्हें हटाने की प्रक्रिया बहुत सख्त है और केवल संविधान में दिए गए आधारों पर ही हटाया जा सकता है। हाँ, वो तो हमने देखा। दूसरा, सेवा शर्तों में सुरक्षा, मतलब एक बार नियुक्ति हो गई तो उसके बाद उनकी सर्विस कंडीशंस में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें नुकसान हो। अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी सैलरी कम नहीं कर सकते या सुविधाएं नहीं छीन सकते। एग्जैक्टली। तीसरा, वित्तीय स्वायत्तता, ये बहुत जरूरी है। वित्तीय स्वायत्तता मतलब पैसों के मामले में? हाँ, यूपीएससी के जितने भी खर्चे हैं, सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन, ऑफिस का खर्च, ये सब भारत के संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं, चार्ज्ड होते हैं। भारित होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन खर्चों पर संसद में वोटिंग नहीं होती, ये नॉन वोटेबल होते हैं। सरकार बजट रोककर या कम करके उन पर दबाव नहीं बना सकती, पैसा मिलने तय है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सेफगार्ड है। बिल्कुल। और चौथा और शायद सबसे अहम, पुनर्नियुक्ति पर रोक। पुनर्नियुक्ति पर रोक, ये क्या है? ये तो दिलचस्प लग रहा है। हाँ, इसका मतलब है कि अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई और पद, कोई और नौकरी नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं। रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद, कोई भी पद नहीं, कोई भी नहीं। और यूपीएससी का सदस्य, वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या किसी राज्य लोक सेवा आयोग मतलब स्टेट पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। अच्छा, सदस्य अध्यक्ष बन सकता है। हाँ, लेकिन वो भी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई और नौकरी नहीं कर सकता। यानी मेंबर के लिए भी सरकारी नौकरी के रास्ते बंद, सिवाय चेयरमैन बनने के। सही। और एक और बात, कोई भी अध्यक्ष या सदस्य अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद उसी पद पर दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता, मतलब दूसरा टर्म नहीं मिल सकता, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। जी नहीं। ये सारी रोकें इसलिए लगाई गई हैं ताकि सदस्य या अध्यक्ष भविष्य में किसी पद के लालच में या किसी दबाव में आकर कोई फैसला ना ले, ताकि वो पूरी तरह निष्पक्ष रहें। बिल्कुल, वो बिना किसी डर या लालच के अपना काम कर सकें। तो ये तो वाकई मजबूत इंतजाम है स्वतंत्रता के लिए। लेकिन अब सवाल आता है कि इतनी स्वतंत्र संस्था करती क्या है? मतलब इसके मुख्य काम क्या हैं? हम सब इम्तिहानों के बारे में तो सुनते ही रहते हैं। हाँ, परीक्षा आयोजित करना तो यकीनन इसका सबसे ज्यादा जाना माना काम है। जैसे आईएएस, आईपीएस। हाँ, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए और बी और केंद्र शासित प्रदेशों की सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाएं करवाना, ये इसका मुख्य काम है। लेकिन इसके काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है।
दस्तावेज बताते हैं कि इसके और भी कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, खासकर कार्मिक प्रबंधन यानी पर्सनल मैनेजमेंट से जुड़े मामलों में सलाह देना। सलाह देना? किन मामलों में? क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं? यह जरूर। मोटे तौर पर कहें तो सरकार इन मामलों पर यूपीएससी से सलाह लेती है। हाँ। पहला, सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के तरीकों से जुड़े सभी मामले, मतलब रिक्रूटमेंट मेथड्स क्या होंगे। ओके। दूसरा, नियुक्तियों, पदोन्नतियों यानी प्रमोशंस और एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादलों के लिए क्या सिद्धांत अपनाए जाएंगे, प्रिंसिपल्स क्या होंगे। अच्छा, सिद्धांत तय करने में भी सलाह? हाँ। तीसरा, उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करना, मतलब ये तय करना कि कोई कैंडिडेट किसी पद के लिए फिट है या नहीं, चाहे वो सीधी भर्ती हो, प्रमोशन हो या डेप्यूटेशन से ट्रांसफर हो। तो डिपार्टमेंट सिफारिश करते हैं और यूपीएससी कंफर्म करता है? हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है। विभाग सिफारिश करते हैं और यूपीएससी से पुष्टि मांगते हैं। चौथा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देना। डिसिप्लिनरी एक्शन। जैसे किसी कर्मचारी की निंदा सेंस्यो, वेतन वृद्धि रोकना, विदहोल्डिंग इंक्रीमेंट, प्रमोशन रोकना, पदावनति यानी डिमोशन करना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कंपल्सरी रिटायरमेंट, या सेवा से हटाना, रिमूवल या बर्खास्त करना, डिसमिसल। इन सब गंभीर मामलों में सलाह ली जाती है। ये तो काफी सारे मामले हो गए जिनमें सरकार को सलाह लेनी होती है। तो क्या इन सभी मामलों में यूपीएससी की सलाह मानना सरकार के लिए जरूरी है, बाध्यकारी है? यहीं पर वो स्वतंत्रता बनाम सलाहकार भूमिका वाला सवाल फिर से आ जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। अच्छा। दस्तावेज बिल्कुल साफ करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कई बार कहा है कि इन मामलों में यूपीएससी से सलाह लेना अनिवार्य यानी मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है तो फिर ये निर्देशक यानी डायरेक्टरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार यूपीएससी से सलाह नहीं लेती है या उसकी सलाह के खिलाफ जाकर कोई फैसला करती है, तो सरकार का वो फैसला अवैध मतलब इनवैलिड नहीं हो जाएगा। ओहो। और जो प्रभावित कर्मचारी हैं वो सिर्फ इस आधार पर अदालत नहीं जा सकता कि मुझसे जुड़े मामले में यूपीएससी से सलाह नहीं ली गई या उसकी सलाह नहीं मानी गई। तो मतलब संवैधानिक स्वतंत्रता तो दे दी पर सलाह को दांत नहीं दी, ऐसा कह सकते हैं। फिर इस प्रहरी की भूमिका का क्या मतलब हुआ अगर सरकार सलाह मानने को बाध्य ही नहीं है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है और ये भारतीय व्यवस्था का एक नाजुक संतुलन है। सलाह बाध्यकारी नहीं है, ये सच है। लेकिन व्यवस्था में कुछ सुरक्षा कवच, कुछ सेफगार्ड जरूर हैं। जैसे? पहला, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, अगर सरकार यूपीएससी की सलाह को नजरअंदाज करती है या उससे अलग हटकर कोई निर्णय लेती है, तो उसे ऐसा करने का कारण संसद को बताना पड़ता है। संसद को? अच्छा, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी है। हाँ, सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है। दूसरा, दस्तावेज ये भी बताते हैं कि यूपीएससी की सलाह को खारिज करने का फैसला कोई एक मंत्रालय या विभाग अपने आप नहीं ले सकता। नहीं ले सकता तो कौन लेता है? इसके लिए कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी की मंजूरी जरूरी होती है। मतलब ये एक हाई लेवल डिसीजन होता है। प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है कि कोई भी अधिकारी या मंत्री कह दे कि हम सलाह नहीं मानेंगे। ये बात है। और तीसरा, यूपीएससी हर साल अपने काम की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। एनुअल रिपोर्ट? जी, वो रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जाती है और उस रिपोर्ट के साथ एक मेमोरेंडम भी होता है जिसमें बताया जाता है कि किन किन मामलों में आयोग की सलाह नहीं मानी गई और उसके क्या कारण थे। तो एक तरह से पब्लिक स्क्रूटनी भी होती है। ठीक है, तो पारदर्शिता रखने की कोशिश है। बिल्कुल। और दो बातें और, संसद चाहे तो कानून बनाकर यूपीएससी के कामों का दायरा और बढ़ा सकती है और किसी दूसरी संस्था जैसे कोई कॉर्पोरेशन या पब्लिक इंस्टीट्यूशन की भर्ती प्रक्रिया को भी यूपीएससी के दायरे में ला सकती है। और एक प्रैक्टिकल बात ये भी याद रखनी चाहिए कि यूपीएससी द्वारा किसी का चयन हो जाने भर से उसे नौकरी का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। अंतिम नियुक्ति तो सरकार ही करती है। सही है। तो क्या कुछ ऐसे मामले भी हैं जो बिल्कुल साफ तौर पर यूपीएससी के दायरे से बाहर रखे गए हैं, मतलब जहां सलाह लेने की जरूरत ही नहीं है? इसकी सीमाएं क्या हैं? हाँ, कुछ स्पष्ट सीमाएं हैं। दस्तावेज बताते हैं कि कुछ मामलों में यूपीएससी से सलाह नहीं ली जाती। कौन से मामले हैं वो? जैसे पहला, जब किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण किया जा रहा हो, रिजर्वेशन वाले मामलों में। ओके, रिजर्वेशन। दूसरा,
जब सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के दावों को ध्यान में रखने के तरीकों पर विचार हो रहा हो, मतलब उनके क्लेम्स को कैसे अकोमोडेट करना है। तीसरा, कुछ खास तरह के पदों पर नियुक्ति के संबंध में, जैसे किसी आयोग या ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष या सदस्य बनना हो, या बहुत ऊंचे राजनयिक पद हो, या फिर ग्रुप सी और ग्रुप डी सेवाओं का जो बड़ा हिस्सा है वो भी इसके दायरे से बाहर है। अच्छा, ग्रुप सी और डी भी बाहर है? हाँ, उनका ज्यादातर हिस्सा। और चौथा, अगर कोई अस्थायी या स्थानापन्न, टेम्पररी और ऑफिशिएटिंग नियुक्ति होनी है और उम्मीद है कि वो व्यक्ति 1 साल से ज्यादा उस पद पर नहीं रहेगा, तो उसमें भी यूपीएससी से सलाह जरूरी नहीं है। 1 साल से कम की अस्थायी नियुक्ति, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति नियम बनाकर कुछ और पदों, सेवाओं या मामलों को यूपीएससी के दायरे से बाहर कर सकते हैं। राष्ट्रपति भी कर सकते हैं? हाँ, लेकिन एक शर्त है, ऐसे जो भी नियम राष्ट्रपति बनाएंगे उन्हें संसद के दोनों सदनों के सामने कम से कम 14 दिनों के लिए रखना होगा, और संसद चाहे तो उनमें संशोधन कर सकती है या उन्हें रद्द भी कर सकती है। मतलब संसद का ओवरसाइट है। संसद का नियंत्रण फिर भी है। तो कुल मिलाकर अगर हम समेटें तो यूपीएससी मेरिट सिस्टम का प्रहरी तो है, बिल्कुल, लेकिन इसकी भूमिका मुख्य रूप से भर्ती और सलाह देने तक सीमित है, और वो भी कुछ सीमाओं के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। संविधान इसे योग्यता प्रणाली के प्रहरी के रूप में ही देखता है, खासकर अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए। ये पदोन्नति और अनुशासन पर सलाह देता है, लेकिन तभी जब सलाह मांगी जाए। लेकिन सेवाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वेतन और सेवा शर्तें तय करना, कैडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, ये सब काम यूपीएससी के नहीं है। अच्छा, ये कौन करता है फिर? ये सब काम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग देखता है। डोपटी। ओके। हाँ, तो एक तरह से कह सकते हैं कि यूपीएससी मुख्य रूप से केंद्रीय भर्ती एजेंसी, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, जबकि डोपटी केंद्रीय कार्मिक एजेंसी, सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है। ये फर्क समझना जरूरी है। जी, और जैसा हमने बार बार जोर दिया, इसकी सलाह केवल सलाहकार प्रकृति की है, बाध्यकारी नहीं। सरकार को सलाह मानने या ना मानने का अधिकार है, बस उसे संसद के प्रति जवाबदेह रहना होता है। दस्तावेजों में एक और संस्था का जिक्र आता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीसी। अनुशासनिक मामलों में यूपीएससी और सीबीसी का क्या रिश्ता है? क्या यहाँ कोई टकराव की स्थिति बनती है? हाँ, ये एक बहुत प्रासंगिक मुद्दा है। 1964 में जब सीबीसी बना तो उसके बाद से अनुशासनिक मामलों में यूपीएससी की भूमिका पर कुछ असर जरूर पड़ा है। कैसे? होता यह है कि जब सरकार किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का सोचती है तो वो अक्सर दोनों से सलाह लेती है, यूपीएससी से भी और सीबीसी से भी। दोनों से? अच्छा। हाँ, अब मुश्किल तब पैदा होती है जब दोनों की सलाह अलग अलग हो। मान लीजिए यूपीएससी कहता है कि सजा कम होनी चाहिए और सीबीसी कहता है ज्यादा। हाँ, तब क्या होता है? दस्तावेज इस पर सीधे तौर पर कोई टकराव की स्थिति या उसका समाधान तो नहीं बताते, लेकिन एक इशारा जरूर करते हैं। क्या? वो ये कि चूंकि यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, मतलब जिसे सीधे संविधान ने बनाया है, हाँ। जबकि सीबीसी शुरू में तो सरकार के एक प्रस्ताव से बनी थी, उसे बाद में 2003 में जाकर वैधानिक दर्जा, स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। अच्छा, सीबीसी संवैधानिक नहीं, वैधानिक है। जी, तो इस वजह से आमतौर पर यूपीएससी की सलाह को ज्यादा वजन दिया जाता है। संवैधानिक स्थिति का फर्क मायने रखता है। अगर विरोधाभास हो तो यूपीएससी के बाद ज्यादा मानी जाने की संभावना रहती है। समझ गया। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जिसे हमारे संविधान ने काफी मजबूत स्वतंत्रता दी है। बिल्कुल। कार्यकाल की सुरक्षा है, वित्तीय स्वायत्ता है, रिटायरमेंट के बाद पुनर्नियुक्ति पर रोक है। ये सब इसलिए ताकि वो निष्पक्ष होकर भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकें। ये वाकई मेरिट सिस्टम का प्रहरी बनने के लिए डिजाइन की गई लगती है। हाँ बिल्कुल, ये सारे प्रावधान इसे बाहरी दबावों, खासकर राजनीतिक दबावों से बचाने के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू जो उतना ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसकी जो मुख्य शक्ति है, यानी सलाह देने की शक्ति, वो बाध्यकारी नहीं है। सही। सरकार इसकी सलाह को नजरअंदाज कर सकती है, हालांकि उसे संसद को जवाब देना होता है, और इसके कार्यक्षेत्र की भी अपनी कुछ साफ सीमाएं हैं। हाँ, और शायद यही भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की एक खासियत या कहें कि एक दिलचस्प पहलू है। ये एक संतुलन साधने की कोशिश है। संतुलन? कैसा संतुलन? संवैधानिक स्वतंत्रता और सलाहकार भूमिका के बीच का संतुलन,
और साथ में सरकार की संसद के प्रति जवाबदेही, ये सब मिलकर शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स और नियंत्रण एवं संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत को दर्शाते हैं। यूपीएससी योग्यता के सिद्धांत को बनाए रखने में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, इसमें कोई शक नहीं। भले ही अंतिम निर्णय सरकार का होता है, पर एक स्वतंत्र संस्था की सलाह का अपना वजन होता है। सही कहा। और शायद यहीं पर हमारे सुनने वालों के लिए सोचने का एक बिंदु है। दस्तावेज सीधे तौर पे ये सवाल नहीं उठाते, लेकिन चर्चा से ये उभरता है कि एक ऐसी संस्था जिसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, वो मेरिट सिस्टम के प्रहरी की अपनी भूमिका असल में कितनी प्रभावी ढंग से निभा पाती है, खासकर तब जब सरकार सैद्धांतिक रूप से उसकी सलाह को न मानने के लिए स्वतंत्र है। क्या सिर्फ संसद के प्रति जवाबदेही का कवच व्यवहारिक रूप से हमेशा पर्याप्त होता है? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। तो इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त कर